Good morning, friends. Welcome back. Let's start the next video of the chapter staffing, in which we are going to discuss something more about staffing as a separate function, and other elements of staffing. That means the process of staffing. What are the other elements which are included under staffing, and we will try to discuss all the major parts of uh, the elements of staffing, the process of staffing. So let's begin. As we have discussed from the beginning of the our book, हम लोगों ने देखा कि मैनेजरियल फंक्शन काफ़ी सारे हैं। तो प्लानिंग के बाद हम लोगों ने जो मैनेजरियल फंक्शन पढ़ा वो था हमारा ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग मीन्स जो भी हमारा प्लान है उस प्लान को कंप्लीट करने के लिए जो हमारे रिसोर्सेज चाहिए उनका अरेंजमेंट करना, उनका मेंटेनेंस करना, उनका मैनेजमेंट करना। तो मैंने पिछली वीडियो में भी देखा था कि हमारे पास कई प्रकार के रिसोर्सेज हैं, उन्हीं में हमारा एक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट भी आता है। और तो ऑर्गेनाइजिंग का ही एक पार्ट की तरह हमें अभी तक दिख रहा है कि स्टाफिंग भी ऑर्गेनाइजिंग का ही एक पार्ट है। जी हाँ, ऑर्गेनाइजिंग स्टाफिंग का ही पार्ट हुआ करता था, लेकिन जैसे जैसे इंडस्ट्रीज़ को ये पता चला कि इम्पोर्टेंस वाइज ह्यूमन रिसोर्सेज आर मोर इम्पॉर्टेंट देन अदर रिसोर्सेज, दे नीड मोर अटेंशन, उनको ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। उनको उनके 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 एफिशिएंट रहने से, उनके फोकस्ड रहने से, उनके मोटिवेटेड रहने से कंपनी को अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट कंपनी अचीव कर सकती है। तो धीरे धीरे सारे रिसोर्सेज का अरेंजमेंट हम ऑर्गेनाइजिंग में करते हैं, लेकिन जब ह्यूमन रिसोर्स के अरेंजमेंट, मेंटेनेंस और मोटिवेशन एटसेट्रा की बात आती है तो हम लोगों ने उसके लिए एक अलग से फंक्शन बनाया जिसका नाम दिया स्टाफिंग। ये हमारे ह्यूमन एलिमेंट ऑफ मैनेजमेंट से डील करता है। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टास्क बिकॉज द परफॉर्मेंस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन डिपेंड्स अपॉन हाउ वेल दिस फंक्शन इज परफॉर्म्ड। स्टाफिंग कितने अच्छे से परफॉर्म किया गया है ये दिखाता है कि हमारा ऑर्गेनाइजेशन कितने अच्छे से काम कर रहा है। तो स्टाफिंग का प्रोसेस क्या क्या है? सो लेट्स स्टार्ट द प्रोसेस ऑफ स्टाफिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल वी एस्टिमेट द मैन पावर रिक्वायरमेंट, कि हमारी कंपनी को कितनी ज़रूरत है, क्या हमारे कंपनी की रिक्वायरमेंट है, हमारे कितने वर्कफोर्स की ज़रूरत है हमारी कंपनी को। उसके बाद उस वर्कफोर्स को अरेंज करने के लिए जो अगला स्टेप होता है हमारे स्टाफिंग प्रोसेस में वो है रिक्रूटमेंट। हम एक डेटाबेस इकट्ठा करते हैं या फिर हमारी रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम क्राउड एप्लीकेंट्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए कुछ स्टेप्स उठाते हैं। उन स्टेप्स में उनको हम रिक्रूटमेंट वाले स्टेज में उठाते हैं। सारे इकट्ठा किए गए इंफॉर्मेशन से, डिटेल से हम लोग कुछ एम्प्लॉयज़ का, कुछ एप्लीकेंट्स का सिलेक्शन करते हैं जिनको हम फील करते हैं कि वो हमारी रिक्वायरमेंट के हिसाब से उनके पास एलिजिबिलिटी है, दे आर एलिजिबल फॉर द पोस्ट। उसके बाद उनकी प्लेसमेंट होती है, उनको कहाँ पे काम करना है, उनका कंपनी के काम, रूल्स रेगुलेशन और कंपनी के जो एम्प्लॉयज़ हैं, जो उनके सुपीरियर्स हैं, जो उनके जूनियर्स होंगे, उनसे उनका एक मीटिंग होती है। फिर चलता है हमारा ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट का प्रोग्राम, जिसमें हम लोग उस एप्लीकेंट को, जो हमारा न्यू एम्प्लॉय है, उसको जॉब से रूबरू कराते हैं कि आपकी जॉब क्या है। नहीं, जॉब से रूबरू तो हम लोग हो गए, ओरिएंटेशन में हो गए हम लोग। ट्रेनिंग मतलब कि जॉब की रिक्वायरमेंट्स, स्किल डेवलप करने की कोशिश करते हैं हम लोग उस एम्प्लॉय में, कि और नए नए स्किल्स आए, उसके अंदर स्किल्स हैं तो उनको और ज़्यादा उनको और उनको वो क्या कहते हैं उसको, और ज़्यादा उनको ट्रेन करना, फिर उनके परफॉर्मेंस पे हिसाब से उनका अप्रेजल करना, और अप्रेजल करने के बाद उनका प्रमोशन और करियर प्लानिंग, क्योंकि जॉब करना सिर्फ पैसे के लिए आदमी नहीं करता है, जॉब इज़ ऑल्सो करियर ओरिएंटेड थिंग। और उसके बाद उनकी कंपेंसेशन में उनका सैलरी एटसेट्रा, ये सारी चीज़ें इंक्लूडेड हैं।
तो चलिए इन सारे स्टेप्स को हम लोग थॉरोली पढ़ते हैं एक बार। एक तो हम लोगों ने देख लिया कि ये सारे स्टेप्स इंक्लूडेड हैं स्टाफिंग प्रोसेस में। तो चलिए फ्रेंड्स देखते हैं कि प्लानिंग ह्यूमन रिसोर्स रिक्वायरमेंट, इट मीन्स ये पता करना कि हमारे पास ह्यूमन रिसोर्सेज की क्या रिक्वायरमेंट है। ये जो हमारे स्टाफिंग प्रोसेस का जो पहला स्टेप है, तो और जब हमें रिक्वायरमेंट पता चलेगी तब जाके हम आगे उसको ढूंढेंगे कि इसको कैसे इन रिक्वायरमेंट्स को फिलअप करना है। तो हमारा जो पहला एनालिसिस होगा इस स्टेप में, वो होता है वर्क फोर्स एनालिसिस। मतलब कि हमारे पास कितने एम्प्लॉयज़, देखिए पहले हम लोग वर्कलोड एनालिसिस देखते हैं। वर्कलोड एनालिसिस हमारे पास पहले होता है। हम ये पता करने की कोशिश करते हैं कि हमारे फर्म में कितना काम है, हमारे ऑर्गेनाइजेशन पे कितना लोड है, कितना काम है, और उस काम को करने के लिए हमें कितने लोग चाहिए। तो वर्कलोड एनालिसिस का मतलब कि हमारे पास कितना काम है और उन काम को करने के लिए, उन सभी कामों को करने के लिए हमें कितने लोग चाहिए। और हमारा वर्क फोर्स एनालिसिस क्या बताता है कि हमारे पास कितने लोग अवेलेबल हैं। तो इन दोनों का जब हम लोग कंपैरिजन करते हैं और हमें पता चलता है कि हमारे पास वर्कलोड ज़्यादा है लेकिन वर्कलोड कम है, वर्कफोर्स ज़्यादा है, तो उस कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं, ओवर स्टाफ्ड कंडीशन। और अगर हमें लगता है कि वर्कलोड और वर्कफोर्स दोनों बराबर है तो दैट इज़ ऑप्टिमम स्टाफ्ड कंडीशन। और अगर हमें लगता है कि वर्कलोड ज़्यादा है और वर्कफोर्स कम है, सो दिस इज द सिचुएशन ऑफ अंडर स्टाफ्ड, वेयर the solution of which condition we will get in the coming stages of staffing। स्टाफिंग के आने वाले जितने भी स्टेजेस हैं हमें इसी अंडर स्टाफ्ड सिचुएशन की का इलाज करने के लिए बताएंगे। तो आइए चलते हैं अगले स्टेप की तरफ, जो कि है रिक्रूटमेंट। रिक्रूटमेंट का मतलब है द प्रोसेस ऑफ सर्चिंग फॉर प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉय एंड इनकरेजिंग देम टू अप्लाई फॉर वेरियस जॉब्स इन एन ऑर्गेनाइजेशन। ऐसे लोगों का एक डेटाबेस तैयार करना उनकी एलिजिबिलिटी के साथ, जिनके एलिजिबिलिटी के हिसाब से हमारे पास जॉब है और उनकी ज़रूरत फर्म को कभी भी पड़ सकती है, और उनको हमारी ऑर्गेनाइजेशन में एक इंटरेस्ट क्रिएट करना, उनको अपॉर्चुनिटी दिखाना कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन में ज्वाइन करने से बहुत सारे करियर अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। ये सारी काम हम लोग रिक्रूटमेंट स्टेप के अंतर्गत करते हैं। तो क्या करेंगे हम इसमें अब ये इन्फॉर्मेशन हमें कहाँ से मिलेगी, तो इसके लिए हम लोग डिफरेंट सोर्सेज का यूज़ करते हैं। फ्रॉम वेयर एम्प्लॉयज़ कैन बी अरेंज्ड, जो रिक्रूटमेंट देखता रहता है वो उस रेगुलरली और रेगुलर बेसिस वो हमारी जो वर्कफोर्स है, हमारा जो वर्कफोर्स एनालिसिस है, जिसके अनुसार हम बताते हैं वर्कलोड है, उसके अकॉर्डिंग हम पता करते हैं कि हमारे पास कितनी वैकेंसीज़ हैं और उन वैकेंसीज़ के लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, और उस क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग हमारे पास, हर क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग हमारे पास एम्प्लॉयज़ का एक डेटाबेस तैयार होता है, और उस डेटाबेस को अरेंज हम अलग अलग सोर्सेज से करते हैं। और फिर जब उन सोर्सेज से हम डेटाबेस इकट्ठा करते हैं तो ये ज़रूरी होता है कि वो सोर्स भी वैलिड होना चाहिए, क्योंकि हमारे ऑर्गेनाइजेशन की पोस्ट है, बहुत रिस्पॉन्सिबल पोस्टें होती हैं, तो उन पोस्ट का वैकेंसी हम कहीं भी ऐसे ही उल जुलूल जगह से हम लोग उसके सोर्सेस, उनकी इन्फॉर्मेशन नहीं उठा सकते। मतलब एम्प्लॉयज़ की इन्फॉर्मेशन, अब अगर मुझे कोई मैनेजर की इन्फॉर्मेशन, मुझे मैनेजर के कुछ कैंडिडेट्स का डेटाबेस तैयार करना है, तो आई विल सी फ्रॉम वेयर आई विल गेट द जेन्युइन डेटाबेस। अब सिर्फ मुझे नंबर, फ़ोन नंबर, नाम और वो उनका बायोडेटा, अगर सिर्फ मुझे ये अरेंज करना है तो बात दूसरी है। लेकिन अगर मुझे जॉब के अकॉर्डिंग अगर कुछ अरेंजमेंट करने हैं, उनकी जॉब की रिक्वायरमेंट के हिसाब से और उनकी एलिजिबिलिटी को मैच करके काम करना है, तो मुझे एक ऐसे सोर्स के पास जाना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए कि 2 वैकेंसीज हैं, एक है हमारे यहाँ एक लेबरर की वैकेंसी है और एक मैनेजर की वैकेंसी है। तो लेबरर की वैकेंसीज़ के लिए जो मैं अगर डेटाबेस अगर कुछ इकट्ठा करता भी हूँ और उनके सोर्सेज अलग होंगे उस डेटाबेस को इकट्ठा करने के,
और मैनेजर्स का जो मैं सोर्स डेटाबेस इकट्ठा करूंगा उसके सोर्सेज अलग होंगे। और बहुत सारे सोर्सेज में से, बहुत सारे भरोसेमंद सोर्सेज में से किन्हीं एक या दो सोर्सेज का हम लोग सिलेक्शन करते हैं। तो दैट इज रिक्रूटमेंट। तो रिक्रूटमेंट इज ऑल्सो अंडरगो, इसके अंदर भी एक छोटा सा प्रोसेस होता है, आइए देखते हैं उसको। रिसोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट। रिसोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट हम लोग क्या कर सकते हैं कि कहाँ से हमें सोर्स इंफॉर्मेशन का जो डेटाबेस इकट्ठा कर रहे हैं उस डेटाबेस का सोर्स क्या है हमारे पास। तो सोर्स है, एक होते हैं इंटरनल सोर्स। इंटरनल सोर्स मतलब इंटरनल जो मेजर सोर्स है वो होता है ट्रांसफर, इस डिपार्टमेंट से उठा के किसी दूसरे डिपार्टमेंट में भेज देना। इस शहर से उठा के, मान लीजिए यहाँ पे वैकेंसी है, मेरा ऑर्गेनाइजेशन का 2 ब्रांच है, एक ब्रांच अंडर स्टाफ्ड है, एक ब्रांच ओवर स्टाफ्ड है, तो उस ओवर स्टाफ वाले ब्रांच से मैं स्टाफ मंगा के उसको ऑप्टिमम, और दोनों को मैं ऑप्टिमम स्टाफ्ड कर सकता हूँ। तो ट्रांसफर में क्या होता है, हॉरिजॉन्टल मूवमेंट होता है, आदमी ऊपर की तरफ नहीं बढ़ता, बस उसकी लोकेशन चेंज होती है, और इसमें कोई पेमेंट का भी कोई इंक्रीमेंट नहीं होता है। और दूसरा जो सबसे बड़ा टूल है इंटरनल का, वो होता है प्रमोशन। एक वर्टिकल एम्प्लॉयमेंट, वर्टिकल मूवमेंट, जिसमें हम लोग एक लोगों की पोस्ट बढ़ाते हैं। छोटे लेवल का मैनेजर लेवल के बंदे को हम उसके एक्सपीरियंस के हिसाब से उसको सीनियर मैनेजर का पोस्ट देते हैं, और सीनियर मैनेजर के बंदे को उसके ऊपर का पोस्ट देते हैं। क्यों? क्योंकि उसने अच्छा खासा अनुभव प्राप्त कर लिया है, और उसके एक्सपीरियंस को हम लोग ऊंचे लेवल पर भी यूज़ कर सकते हैं। ये एक वर्टिकल मूवमेंट है, और इसमें जब रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर हम बढ़ाते हैं किसी व्यक्ति की, तो जाहिर सी बात है कि उसका पे स्केल भी बढ़ेगा। और ये चीज़ें सिर्फ एक एग्जिस्टिंग ऑर्गेनाइजेशन में पॉसिबल है, क्योंकि अगर कोई नया बिजनेस शुरू कर रहे हैं, कोई नया ऑर्गेनाइजेशन शुरू हो रही है, तो उसमें तो सभी लोग एक तरीके से, जब नई नई वैकेंसीज हो ही रही हैं, तो फिर ट्रांसफ़र के कोई चांसेस नहीं, ओवर स्टाफ्ड और की कोई सिचुएशन ही नहीं है जहाँ से हम कोई अंडर स्टाफ्ड की फीलिंग करेंगे। सब जगह अंडर स्टाफ्ड ही रहेंगे वो लोग। और प्रमोशन, अगर उसने एक्सपीरियंस लिया ही नहीं है, अभी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ही नहीं है, तो हम किस तरीके से उसको एक डिपार्टमेंट इंफॉर्मेशन लेने के बाद, एक्सपीरियंस लेने के बाद उसको उसी डिपार्टमेंट का हेड बना देंगे, क्योंकि अभी तो काम शुरू हुआ है। तो ये इंटरनल सोर्सेज ज़्यादा एप्लीकेबल होते हैं कब? जब हमारा एग्जिस्टिंग ऑर्गेनाइजेशन होता है और हम लोग कोई नया बिजनेस, नया ऑर्गेनाइजेशन नहीं शुरू कर रहे हैं। और इंटरनल सोर्सेज के बहुत सारे बेनिफिट हैं। जो एम्प्लॉय हमारा, जिस एम्प्लॉय को हम पिछले कई सालों से जान रहे हैं, जाना पहचाना चेहरा होता है, वो एम्प्लॉय हमारा ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स एंड रेगुलेशन को अच्छी तरीके से जानता है। उस एम्प्लॉय को उसके कलीग्स, उसके सबॉर्डिनेट्स अच्छे तरीके से जानते हैं, वो उनके काम करने के तरीक़ों को जानता है, वो जानता है कि किस तरीके से हाउ कैन ही गेट द हिज वर्क डन। और कोई नया बंदा आता है तो वो रूल्स एंड रेगुलेशन, नए नई चीज़ों को जानना शुरू करता है, लोगों के बारे में नहीं जान पाता है। और एक हमारे एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ में भी गलत इन्फॉर्मेशन जाती है कि नीचे हम लोग काम कर रहे हैं, ऊपर के बंदों को जब आना होता है तो ये बाहर से ले आते हैं, न कि हमारे काम के हिसाब से, हमारे एक्सपीरियंस के हिसाब से हमें प्रमोट नहीं करते। तो बहुत सारी बातें हैं। चलिए आगे देखते हैं। अगला सोर्स है एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। इसमें हम लोग देखते हैं कि जब हम लोग अपनी संस्था के बाहर से लोगों को इनवाइट करते हैं अपने यहाँ जॉब के लिए, तो इससे किसके भी कुछ फ़ायदे हैं कि एक फ्रेश टैलेंट को ऑप्शन में अपॉर्चुनिटी मिलती है हमारे यहाँ काम करने की। ऑर्गेनाइजेशन को भी एक फ्रेश टैलेंट मिलता है, नए आइडियाज़ का, उसके साथ फ्रेश टैलेंट के साथ नए नए आइडियाज़ आते हैं। तो और सोर्सेज कितने प्रकार के हैं? डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। अब ये सोर्सेज क्या है? अब हमारी रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम अलग अलग सोर्सेज का इस्तेमाल करते हैं। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, मान लीजिए किसी लेबर की ज़रूरत है, किसी फिटर की ज़रूरत है, किसी ऐसे एम्प्लॉय की ज़रूरत है जो कि ग्राउंड लेवल पे वर्क काम को कर रहा है, तो इनकी रिक्रूटमेंट हम लोग डायरेक्टली रिक्रूट करते हैं। इनका इंफॉर्मेशन हम लोग डायरेक्टली एक एडवर्टीज़मेंट निकालते हैं, और उस एडवर्टीज़मेंट को हम लोग नोटिस इज प्लेस्ड ऑन द नोटिस बोर्ड,
इंटरप्राइज, जिस इंटरप्राइज में काम करना है उसके गेट पे भी अगर लगा दिया कि हमारे यहाँ कुछ इतने लोगों की ज़रूरत है, तो जिनको भी लगेगा वो लोग आके खुद ही अपने आप को जॉब के अनुसार अपनी एलिजिबिलिटी दिखाएंगे और अपना इंटरव्यू फेस करेंगे और वो अपनी जॉब लेंगे। तो ये हो गया डायरेक्ट रिक्रूटमेंट का। ये एक सोर्स है एक्सटर्नल सोर्सेज का। फॉलोड बाय यूजुअली फॉर कैजुअल वैकेंसीज ऑफ अनस्किल्ड और सेमी स्किल्ड जॉब। तो ये देखिए, जैसे मैंने कहा था कि रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हमारे सोर्सेज को भी तय होना होता है। तो अनस्किल्ड या सेमी स्किल्ड जॉब्स के लिए हम लोग डायरेक्ट रिक्रूटमेंट वाले ऑप्शंस को चूज़ कर सकते हैं, और अक्सर चूज़ किया जाता है फैक्ट्रीज वगैरह में, इनका डालने से इस्तेमाल होता है। फिर कैजुअल कॉलर्स, अगर ऑर्गेनाइजेशन चल रहा है, इसी दौरान कोई एक बंदा आता है, बोलता है कि मेरे पास ये डिग्री है और मेरे पास ये एक्सपीरियंस है, मैं आपकी कंपनी में काम करना चाहता हूँ। तो कंपनी क्या करती है, ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है कि उसकी डिटेल्स को अपने पास सिक्योर कर लेती है, सेव कर लेती है, ताकि फ्यूचर में अगर मुझे इस एलिजिबिलिटी पे की रिक्वायरमेंट होती है तो मैं इस बंदे को कॉल करूँगी। और यहाँ से शुरू होता है डेटाबेस तैयार होना। अब जितने लोग आएंगे उनको हम सबको तो जॉब नहीं दे सकते, लेकिन सबका डेटा अपने पास रखा जाता है, ताकि फ्यूचर में जब ज़रूरत पड़े तो हम उनको कॉल कर सके, उनको इन्फॉर्मेशन दे सके कि भैया हमारे यहाँ वैकेंसी है, आप आइए और इंटरव्यू फेस कीजिए। और इसके अलावा हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग एडवर्टीजमेंट दे सकते हैं न्यूज़पेपर में, किसी बिजनेस जर्नल मैगजीन में एडवर्टीजमेंट दे सकते हैं, जहाँ से हमको एक स्किल्ड क्राउड, एक एक्सपीरियंस क्राउड का डेटा मिल सकता है। एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, कई ऐसे एक्सचेंज खुले, जैसे आपने naukri.com के बारे में सुना होगा, monster.com के बारे में सुना होगा। ये सब ऐसे पोर्टल्स हैं जहाँ पे सभी लोग अपनी सीवीज अपलोड करते हैं और उनकी सीवीज के अकॉर्डिंग कंपनी उनको कॉल कर, उनके मैच करती है कि उनकी रिक्वायरमेंट क्या है, इनकी एलिजिबिलिटी क्या है, दोनों मैच कर गए तो उनको कॉल आती है और उनको इनवाइट किया जाता है कि आप हमारे ऑफिस में आइए और इंटरव्यूज जो भी हमारे प्रोसेस है, सिलेक्शन प्रोसेस को फेस कीजिए। अगर आप क्वालिफाई करते हैं तो यू आर वेलकम इन आवर ऑर्गेनाइजेशन। फिर कैंपस रिक्रूटमेंट एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फ्रेश वर्कफोर्स को रिक्रूट करने के लिए लोग कैंपस रिक्रूटमेंट में जाते हैं। जैसे कि मान लीजिए कोई इंजीनियरिंग की जॉब की रिक्वायरमेंट है तो इंजीनियरिंग कॉलेज में गए, कोई मैनेजरियल पोस्ट की जॉब की रिक्वायरमेंट है तो किसी एमबीए कॉलेज में चले गए, वहाँ से फ्रेशर्स को उठा लिया। तो वहाँ से हमें फ्रेश आइडियाज़, फ्रेश पावर, फ्रेश माइंड और फ्रेश टैलेंट की रिक्रूटमेंट करने के लिए ये सबसे बढ़िया सोर्स होता है। और फिर सबसे जो काफ़ी ये सारे सोर्सेस बड़ी फ्रिक्वेंटली इस्तेमाल किए जाते हैं। तो रिकमेंडेशन ऑफ एम्प्लॉयज़, कोई एम्प्लॉयज़ हमारे यहाँ काम कर रहा है, अगर वो कोई रिकमेंडेशन करता है तो हमारे पास उसको भी एज अ सोर्स हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं फॉर रिक्रूटमेंट। अब हमारे पास एक पूरा डेटाबेस तैयार हो चुका है और अब हमें उनमें से सिलेक्शन करना है कि इस व्यक्ति को कौन सा जॉब दिया जाए, किस जॉब के लिए वो बंदा परफेक्ट है। तो द प्रोसेस ऑफ चूजिंग फ्रॉम among the pool the process of choosing from among the pool of prospective job candidates developed at the stage of recruitment. रिक्रूटमेंट के स्टेज पे हम लोगों ने जो डेटाबेस तैयार किया है, उस डेटाबेस से अब हमें कुछ कैंडिडेट्स की वैकेंसी करनी, कुछ वैकेंसीज को फुल करनी है। तो उस वैकेंसी के रिक्वायरमेंट जो भी है और उस डेटाबेस से उस रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जो एलिजिबिलिटी वाले कैंडिडेट्स हैं उनको शॉर्टलिस्ट करना, उनको निकालना और उनके यूज़ करके अपनी वैकेंसी को फिल करना, दैट इज सिलेक्शन। इट इंश्योर्स दैट द ऑर्गेनाइजेशन गेट द बेस्ट अमंग द अवेलेबल। जितने लोग हमारे पास अवेलेबल है उनमें से बेस्ट को जॉब दिया जाना, ये सिलेक्शन का मेन मोटिव होता है।
It enhances the self-esteem and prestige of those selected and conveys to them the seriousness with which the things are done in the organization. और सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। इस प्रोसेस से एक तो ये होता है कि हमारे पास हमें क्वालिटी कैंडिडेट्स मिलते हैं, और दूसरा उनके दिमाग में, उनके पास ये मैसेज जाता है कि हमारा सिलेक्शन एक प्रॉपर प्रोसेस के थ्रू हुआ है। इट मीन्स वी हैव द कैपेसिटी, वी हैव द कैपेबिलिटी, वी कैन डू whatever we want and what else is asked in the company. तो उनको एक ऐसी फीलिंग आती है कि इतने लोगों के बीच से मेरा सिलेक्शन हुआ है, तो वो सीरियसनेस को समझते हैं और ऑर्गेनाइजेशन में के साथ जुड़ने में प्राउड फील करते हैं। प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन, सिलेक्शन का प्रोसेस क्या है, आइए देखते हैं। इसके इंपॉर्टेंट स्टेप्स इन द प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन आर एज फॉलो। द प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग, उस डेटाबेस से ये शॉर्टलिस्ट करना कि किन की एलिजिबिलिटी हमारे रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग बिल्कुल फिट बैठती है, उन लोगों को छांट कर एक अलग से लिस्ट बनाना। इससे क्या होता है कि प्राइमरी स्टेज पे हम लोग क्या कर लेते हैं, शॉर्ट लिस्टिंग कर लेते हैं कि वह ज़्यादा जो इक्विप्ड लोग हैं सिर्फ उनको ही बुलाया जाए इंटरव्यू के लिए। फिर सिलेक्शन के लिए बहुत सारे टेस्ट वगैरह करते हैं। फिर उस सिलेक्शन मतलब कि मान लीजिए मेरे यहाँ 20 लोगों की वैकेंसी है तो मैंने 100 लोगों को बुलाया, सिलेक्शन टेस्ट करवाया, मतलब उसके लिए जो रिक्वायरमेंट, मिनिमम जो रिक्वायरमेंट है उतनी, उसका एक टेस्ट ले लिया कि इनकी क्वांटिटेटिव स्किल क्या है, इनका रीजनिंग का स्किल क्या है, लैंग्वेज वाइज स्किल क्या है। तो इनसे जुड़ते कुछ सवाल हम लोगों ने पूछ लिए और उसके आधार पे हम लोगों ने टॉप मेरिट स्टूडेंट्स को बुला लिया। फिर अब एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू शुरू होगा कि आपने जो काम किया उसका एक्सपीरियंस क्या है। अगर आप फ्रेशर हैं तो आपका काम के प्रति आपके पास जो आपने पढ़ाई की है उससे आप काम को कैसे रिलेट करते हैं, क्या इन्फॉर्मेशन आपके पास अभी है। फिर उनका बैकग्राउंड चेक होता है कि इसका जो भी एम्प्लॉयज़ हमारे साथ, भाई ऑर्गेनाइजेशन कभी भी एम्प्लॉयज़ को लॉन्ग टर्म के लिए ही अपने पास साथ रखती है, तो उनके लिए ज़रूरी होता है कि जानना कि एम्प्लॉयज़ का बैकग्राउंड क्या है। ऐसा ना हो कि ये किसी क्रिमिनल बैकग्राउंड का हो, इसका व्यवहार, इसका जो नेचर है, इसका जो बिहेवियर है वो अपने कलीग्स के साथ अच्छा ना रहा हो, ये सारी चीज़ें देखते हैं लोग। फिर उसके बाद डिसीजन होता है। मान लिया पास कुल सब ये सारे स्टेप्स फॉलो करने के बाद मेरे पास 25 लोगों की लिस्ट आ गई, तो मुझे 20 लोगों को उसमें से भरना है, तो मैं अब डिसीजन लेता हूँ कि इनमें से किन को इन 25 में से किन 20 को मुझे सेलेक्ट करना है। उसके बाद उन लोगों का मेडिकल एग्जामिनेशन होता है। फिर उनको जॉब ऑफर की जाती है कि भैया जिस जॉब के लिए आपने अप्लाई किया है उस जॉब की ये रिक्वायरमेंट्स हैं, आपकी डिग्री कहती है कि आप कर सकते हैं, अब आप बताइए कि आप ये काम करेंगे और आपको ये सैलरी मैं दूंगा। अब आप इस काम को करने के लिए इतनी सैलरी पे तैयार हैं, तो अगर वो लोग तैयार होते हैं तो फिर हम आगे बढ़ते हैं और फिर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट साइन होता है। तो ये एक छोटा सा प्रोसेस है कि हम किस प्रकार हम सिलेक्शन को कंप्लीट करते हैं फ्रॉम द डेटाबेस, हाउ वी विल गेट आवर नीडेड एम्प्लॉयज़, equipped employees, efficient employees। सिलेक्शन करने के बाद बारी आती है उनके प्लेसमेंट और ओरिएंटेशन की। ओरिएंटेशन मतलब जिस काम को उन लोगों ने देखा है अपने जॉब ऑफर में, ये काम करना है, उस काम से उनका लाइव इंट्रोडक्शन कराना, ये काम से इंट्रोडक्शन कराना, उनके कलीग से उनका इंट्रोडक्शन कराना, उनके सुपीरियर से उनका इंट्रोडक्शन कराना, कंपनी की पॉलिसीज़ उनको समझाना, कंपनी के रूल्स एंड रेगुलेशन के बारे में उनको बताना, ये सारी चीज़ें। ही इज़ टेकन अराउंड द वर्क प्लेस एंड गिवन द चार्ज ऑफ जॉब फॉर विच ही हैज़ बिन, और फिर जिस काम के लिए उनका सिलेक्शन हुआ है उनको उस काम को सौंप देना, दैट इज़ प्लेसमेंट। दिस प्रोसेस इज़ वेरी क्रूशियल एज इट हैज़ लास्टिंग इम्पैक्ट ऑन हिज डिसीजन टू स्टे एंड ऑन हिज जॉब परफॉर्मेंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि किस तरीके से उनका वेलकम किया जा रहा है कंपनी में, किस तरीके से बड़ा वर्कलोड उनको इतने आसानी से उनको ब्रीफ किया जा रहा है कि उनको लग रहा है कि ये तो काम बहुत छोटा है, बहुत आसान है,
ये डिपेंड करता है कि वो कितने दिन तक हमारी फर्म में कितना लंबा रिलेशन उनके साथ रहेगा और उसका परफॉर्मेंस। ऐसा नहीं कि कोई एम्प्लॉय नया आया, उसको काम इतना हैवी लगने लगे कि वो डिप्रेस हो जाए, वो काम ही ना कर पाए, उसका जो भी उसकी इफिशियंसी थी वो और डाउन हो जाए। तो इस तरीके से नहीं होना चाहिए। प्लेसमेंट रेफर्स टू द एम्प्लॉयमेंट ऑक्यूपाइंग द पोजीशन और पोस्ट फॉर विच द पर्सन हैज बीन। तो प्लेसमेंट का मतलब है कि जिस पर्सन का सिलेक्शन जिस पोस्ट के लिए हुआ है उस पोस्ट पे उसको ले आके बिठा देना, दैट इज प्लेसमेंट। अब आगे चलते हैं। अब आता है बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट इन द करियर ऑफ एवरी एम्प्लॉय। दिस टॉपिक हैज़ अ ग्रेट इम्पॉर्टेंस, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। काम करते रहूँगा मैं, पैसा कमाते रहूँगा, धीरे धीरे मेरी इफिशियंसी कम होती चली जाएगी, उम्र बढ़ेगी, लेकिन मेरे पास एक चीज़ ग्रो कर रहा है तो मेरी इफिशियंसी कम होगी। उसकी वजह से मेरे काम के, अगर मुझे मेरे काम करने का पैसा मिल रहा है और मैं काफ़ी टाइम तक काम कर रहा हूँ तो मेरी इफिशियंसी कम हो रही है तो मेरी अर्निंग भी तो कम हो जाएगी। लेकिन लगे हाथ मैं जिस चीज़ को अर्न कर रहा हूँ दैट इज़ माई एक्सपीरियंस। तो मेरा एक्सपीरियंस जब बढ़ता चला जाएगा तो मेरी जॉब की एलिजिबिलिटी, मेरी जिस जॉब में ज़्यादा मुझे पावर चाहिए उससे ऊपर वाली जॉब जिसमें पावर कम और मेंटल एबिलिटी ज़्यादा चाहिए, वहाँ के लिए मैं ज़्यादा एलिजिबल हो जाऊँ। इस प्रकार का कोई क्वालिटी जो हम लोग उस एम्प्लॉय के अंदर जनरेट करते हैं तो वो इसी स्टेज में करते हैं। उनको समय समय पर अलग अलग ट्रेनिंग देते हैं। ट्रेनिंग से क्या होता है कि वो नई नई चीज़ों से इक्विप्ड होते हैं, उनके स्किल में उनका स्किल और ज़्यादा अच्छा होता है और फिर वो और ज़्यादा स्किल्ड होते हैं और नई नई चीज़ों के बारे में वो स्किल्स अपने अंदर भर लेते हैं। फिर समय समय पर ट्रेनिंग होते रहते हैं, से एम्प्लॉयज़ आपके मोटिवेटेड रहते हैं। टू फैसिलिटेट एम्प्लॉय लर्निंग, एम्प्लॉय काम के साथ साथ बहुत कुछ चीज़ें सीख सकता है, वो हम लोग ट्रेनिंग के दौरान उनको सिखाते हैं उनके डेवलपमेंट के लिए। मान लीजिए एम्प्लॉयज़ को इंग्लिश में, इंग्लिश के बारे में कुछ हम लोग वो कर रहे हैं, कम्युनिकेशन के बारे में कुछ उनको ब्रीफ कर दिया, किस तरीके से हमें बात करनी है, लोगों से किस तरीके से मिलना है, प्रेजेंटेशन स्किल्स के बारे में कुछ बात कर दिया, टीम वर्क के बारे में उनको कभी कोई ट्रेनिंग का सेशन दिलवा दिया। तो इस तरीके से एम्प्लॉयज़ के अंदर एक क्वालिटी जनरेट होते रहती है जो ऑर्गेनाइजेशन में ऊपर की वैकेंसीज को फिलअप करने के लिए काम आ सकता है, उनके प्रमोशन में हेल्प करता है और उनके करियर ग्रोथ में हेल्प करता है। विथ एक्सपीरियंस यू मस्ट गेटिंग सम क्वालिटी इनहेंस्ड रिगार्डिंग स्किल। स्किल से जुड़ी गई बहुत सारी चीज़ें वो जो हम लोग साथ साथ वो सीखता रहता है, वो है ट्रेनिंग के दौरान। दिस प्रोसेस बेनिफिट्स द बोथ ऑर्गेनाइजेशन एंड द एम्प्लॉयज एज वेल। एम्प्लॉय और ऑर्गेनाइजेशन दोनों को बहुत ये फ़ायदा पहुंचाता है। एम्प्लॉयज बिकम वेल इक्विप्ड, ट्रेंड एंड मोटिवेटेड एंड an equipped, trained and motivated employee will always enhance the overall productivity of organization। तो ये दोनों के लिए बहुत फायदेमंद है। डेवलपमेंट है स्टैंड फॉर द करियर ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज फॉर एम्प्लॉय। जैसे हम लोगों ने शुरू में बात किया था, वर्क फॉर इंटरनल जो हमारा सोर्सेज है, तो अगर ऑर्गेनाइजेशन में इंटरनल सोर्सेज को ज़्यादा प्रमुखता दी जाती है, प्रमोशन के बहुत ज़्यादा ऑप्शंस होते हैं, तो एम्प्लॉय मोटिवेटेड होता है, उसको लगता है, जैसा मैंने बताया कि एफिशिएंसी उसकी दिन ब दिन कम हो रही है लेकिन एक्सपीरियंस दिन ब दिन बढ़ता चला जा रहा है। तो उसके साथ साथ उसको और ज़्यादा उसके अंदर स्किल भर दिए जाते हैं, उसको और ट्रेन करके उसको एजुकेट किया जाता है ताकि वो अपनी घटती हुई स्ट्रेंथ से उसके करियर ग्रोथ पे कोई असर न पड़े, उसके पास उतना उसको बैलेंस करने के लिए, उसको फिलअप करने के लिए उसका एक्सपीरियंस उसके काम आ जाए। और क्या है, तो ट्रेनिंग इज अ सिस्टमेटिक लर्निंग ऑलवेज बेटर देन हिट एंड ट्रायल मेथड विच लीड टू वेस्टेज ऑफ एफर्ट एंड मनी। किसी काम को करने के लिए एक सटीक तरीका होता है, करके सीखना एक अलग बात होती है, दैट इज हिट एंड ट्रायल। तो करके सीखने में क्या होता है कि मैंने कोई काम किया, वो गलत हो गया, बर्बाद हो गया, दूसरा काम किया वो सही हो गया, ठीक हो गया, तीसरा काम किया फिर वो गलत हो गया, चौथा काम किया फिर गलत हो गया। तो इस तरीके से हिट एंड ट्रायल में क्या है कि आपका वेस्टेज बढ़ता है, वेस्ट ऑफ एफर्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड एम्प्लॉयज एज वेल। लेकिन ट्रेनिंग क्या करता है, बताता है कि इस काम को इस तरीके से करना और उनको उस काम में पारंगत कर देता है ताकि वो बिना हिट एंड ट्रायल किए वो बिल्कुल एग्जैक्ट सही तरीके को जान जाए और बिना वेस्टेज किए वो काम पूरा करें।
It enhances employees productivity both in terms of quantity and quality, leading to higher profit. और ये employees के काम को हर तरीके से बढ़ाता है, उसका प्रोडक्टिविटी बढ़ भी जाएगा और क्वालिटी प्रोडक्शन भी उसका अच्छा हो जाएगा। ट्रेनिंग इक्विप्स द फ्यूचर मैनेजर, और ट्रेनिंग से हम लोग अपने एम्प्लॉयज़ में से फ्यूचर के मैनेजर को तैयार करते हैं, जैसे हम लोगों ने ये बात किया। ट्रेनिंग के दौरान एम्प्लॉयज़ अपने आप को क्या करता है, मोटिवेटेड महसूस करता है, उसको लगता है कि मैं अभी ये चीज़ें सीख के तो मेरे अंदर और ज़्यादा क्वालिटीज आ रही है, क्वालिटी जैसे बढ़ेंगी वो एम्प्लॉय आपका क्या होगा, मोटिवेटेड होगा। इट हेल्प्स इन ऑब्टेनिंग इफेक्टिव रिस्पॉन्स टू फास्ट चेंजिंग इन्वायरमेंट, टेक्निकल एंड इकोनॉमिक। हम लोगों ने बिजनेस इन्वायरमेंट में पढ़ा था कि बहुत ही फ्रीक्वेंटली चेंजिंग इन्वायरमेंट होता है टेक्निकल इन्वायरमेंट। तो नए नई चीज़ें जब आ रही हैं और हमारे काम में उसका इस्तेमाल भी हो रहा है, तो अगर रेगुलर इंटरवल पे हम ट्रेनिंग भी अपने एम्प्लॉयज़ को देते रहेंगे तो वो इन चेंजेस से को बहुत आसानी से हैंडल कर लेंगे वो, जिसकी वजह से उनके इफ़िशियंसी हमेशा बरकरार रहेगी और इम्प्रूव करेगी। मेथड्स ऑफ ट्रेनिंग में हम लोग पहले ऑन द जॉब ट्रेनिंग, मतलब कि जहाँ पे हम लोग काम करके सीखने की बात करते हैं, एम्प्लॉयज़ को काम करके सिखाने की बात करते हैं। तो इस ट्रेनिंग में हम लोग अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम्स का भी ऑर्गेनाइजेशन करते हैं। जैसे कि मान लीजिए किसी ने कोई डिग्री ली है, कोई जैसे ITI से कोई फिटर की डिग्री लेके आ रहा है, तो उसको उसी कोई इलेक्ट्रिशियन की कोर्स करके आ रहा है, तो उसको किसी भी इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में उसको काम करने का मौका दे के हम लोग क्या कर सकते हैं, उसने जो पढ़ाई की है उस पढ़ाई को हम लोग जो भी नॉलेज उसने लिया है उस नॉलेज को सीधा ऐसे प्लेटफॉर्म पे उसको इस्तेमाल करने का मौका देना जहाँ पे वो उनको इस्तेमाल कर सकता है, जहाँ पे रियल में काम हो रहा है, तो इसको कहते हैं अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम। फिर कोचिंग मतलब आप जॉब कर रहे हैं लेकिन आपको सुपरवाइज करने के लिए आपका बॉस आपके साथ खड़ा है, आपका जो सुपीरियर है वो आपके साथ खड़ा है, वो बता रहा है कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, कैसे करना है। काम कर आप ही रहे हैं, आपको बस वो इंस्ट्रक्ट कर रहा है। इंटर्नशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, ये वो प्रोग्राम होते हैं जैसे कि इसमें ऑर्गेनाइजेशन किसी संस्था के साथ जुड़ता है, जैसे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस होते हैं जहाँ पे, जैसे मैंने बताया अप्रेंटिसशिप में, तो वहाँ भी ऐसा ही होता है कि वो जुड़े रहते हैं और बच्चे जब पढ़ाई के दौरान जितना भी मान लीजिए कोई लंबा कोर्स है, पढ़ाई के दौरान उन्होंने 1 साल में जो कुछ सीखा उसको वो लोग अपने रियल लाइफ में एक प्रोजेक्ट बनाते हैं और रियल लाइफ में उन सारी पढ़ी गई चीज़ों का वो उसका इम्प्लीमेंटेशन करते हैं इस्तेमाल करके, और जानते हैं कि प्रैक्टिकल और थियोरी में क्या डिफरेंसेस और किस तरीके से थियोरेटिकल नॉलेज को प्रैक्टिकल लाइफ में यूज़ करना है। जॉब रोटेशन, अगर कोई इंटर्नशिप के दौरान कोई इंटर्न आपके यहाँ काम कर रहा है तो उसको अलग अलग डिपार्टमेंट्स में रोटेट करा के काम कराने से क्या होता है कि उसको हर डिपार्टमेंट के हर फंक्शन का नॉलेज हो जाता है, जिससे उसके अंदर वो और ज़्यादा इक्विप्ड हो जाता है। मान लीजिए कोई मार्केटिंग का बंदा है, अगर उसको फाइनेंस में भी थोड़े दिन तक काम करने का मौका मिले, उसको सेल्स में थोड़े दिन तक काम करने का मौका मिले, उसको डिस्ट्रीब्यूशन में प्रोडक्शन का भी थोड़ा बहुत कुछ दिन काम करके वो सीखे, तो इससे क्या होगा कि उसके पास ओवरऑल नॉलेज होगी कि मेरे ये काम करने से कहाँ पे इम्पैक्ट पड़ता है, किन किन लोगों से मुझे कैसे काम करा के लेना है, ये सारी बातें उसके दिमाग में आएंगी। अब बात करते हैं ऑफ द जॉब, जहाँ पे हम लोग काम के फ्लोर पे तो नहीं जाते हैं लेकिन उस काम के बारे में पूरी नॉलेज लेने की कोशिश करते हैं, देने की कोशिश करते हैं। क्लासरूम लेक्चर्स, हम जिस काम को करने के लिए लोगों की ट्रेनिंग करा रहे हैं उस काम के बारे में उनको थियोरेटिकल पूरा नॉलेज देना, उनको बताना कि काम कैसे होता है, क्या क्या उसमें उसके फंक्शंस हैं, किस तरीके से क्या क्या प्रोसेजेस हैं, क्या क्या स्टेजेस हैं, तो सारे टेक्निकलिटीज़ को हम लोग क्लासरूम में बैठ के उनको एक लेक्चर के थ्रू उनको सारी बातें बताई जाती हैं। अभी उनको करने का मौका यहाँ पे नहीं मिलता है। कॉन्फ्रेंसेस करते हैं, जो लोग एक्सपीरियंस्ड लोग हैं वो लोग आके बताते हैं अपने काम करने का तरीका और अचीवमेंट्स अपने उन काम के करने के तरीक़ों से, तो अलग अलग लोगों की बातें सुन के लोग यहाँ पे काम करने का अलग अलग तरीका सीखते हैं। फिल्म्स, काम करने की एक पूरी डॉक्यूमेंट्री मूवी बना ली और उनको लोगों को दिखा दिया कि देखिए इस तरीके से काम होता है,
तो देख के भी लोग सीखते हैं, लेकिन यहाँ पे ऑफ द जॉब जब भी रहेगी ट्रेनिंग तो उसमें काम करने का, लाइव काम करने का मौका नहीं मिलता है। केस स्टडी कि जैसे मान लीजिए मैनेजरियल जितने भी काम होते हैं उसमें केसेस कि मैनेजर ने इस परिस्थिति में कौन सा डिसीजन लिया है, तो केस स्टडी के थ्रू भी कि ये घटना हुई थी, वहाँ पे मैनेजर ने ये काम किया और फिर सारी परिस्थिति नॉर्मल हो गई। तो केस स्टडी के दौरान थ्रू भी हम लोग अलग अलग कंडीशंस में लिए जाने वाले डिसीजंस के बारे में जानते हैं और ज़्यादा इक्विप्ड होते हैं। कंप्यूटर मॉडलिंग, कंप्यूटर मॉडलिंग ये एक प्रकार का रुकिए मैं आपको बुक लेके चलता हूँ। इट simulates the work environment by programming a computer to imitate some of the realities of the job and allows learning to take place without the risk or high cost। बिना जॉब को हैम्पर किए जॉब के बारे में सीखने के लिए हम लोग कंप्यूटर में ही कोई ऐसा एक मॉडल बनाते हैं, एक सॉफ्टवेयर बनाते हैं जो हमें पूरा नॉलेज दे दे, पूरे वर्क प्रोसेस का नॉलेज दे दे कि अगर हम यहाँ पे इस प्रोडक्शन को यहाँ से शुरू होता है, रॉ मटेरियल यहाँ पे डालना है, फिर हमें उस रॉ मटेरियल को यहाँ पे प्रोसेस करना है और अगले स्टेप पे ले आके हमें उस रॉ मटेरियल को फिनिश गुड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो कंप्यूटर मॉडलिंग के थ्रू भी हम लोग ये सारी चीज़ों को देख सकते हैं। वेस्टिबुल ट्रेनिंग क्या होती है? वेस्टिबुल ट्रेनिंग होती है जब हम लोग ऑन द जॉब तो नहीं होते, लेकिन बिल्कुल ऑन द जॉब वाली ही फीलिंग होती है। जैसे मान लीजिए कि ज़्यादातर ये इस्तेमाल होता है कि मान लीजिए कोई ट्रक ड्राइविंग है, मुझे हिली एरियाज़ में ट्रक ड्राइविंग सीखनी है, तो अगर मैं वहाँ पे करने जाऊँगा तो हो सकता है एक्सीडेंट हो जाए, मैं गिर जाऊँ, मुझे चोट लग जाए या फिर ज़्यादा नुकसान हो जाए। तो उसके बजाय ट्रेनिंग का क्या है कि एक ऐसा इक्विपमेंट बनाया जाता है जहाँ पे हम लोग ट्रेनिंग ऐसा एक माहौल तैयार किया जाएगा जहाँ पे मैं ड्राइविंग करूँगा, लेकिन और मेरे सामने वैसी परिस्थितियाँ भी पैदा की जाएंगी, लेकिन उन परिस्थितियों में अगर मैं चूक जाऊँगा तो मुझे चोट नहीं लगेगी। तो इसको बोलते हैं एक डमी तैयार करना सारे कंडीशंस का और फिर उस पर ट्रेनिंग करना, जिससे अगर मैं काम परफेक्टली नहीं कर पा रहा तो मुझे कोई नुकसान ना हो, और अगर मैं काम परफेक्टली कर रहा हूँ तो मैं तो काम सीख ही रहा हूँ। प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शंस, ये फिर वही कंप्यूटर मॉडलिंग के जैसा ही है। सारे इंस्ट्रक्शंस को प्रोग्राम करके हम लोगों ने एक प्रोग्राम बनाया है, एक सॉफ्टवेयर बनाया है जिसमें कोई भी काम करते हैं तो वो हमें बताता है जज करके कि ये आपने काम सही किया है या फिर ये इसमें थोड़ा सा मिस्टेक है। तो ये था पूरा ट्रेनिंग का, किस तरीके से क्यों ट्रेनिंग इंपॉर्टेंट है एम्प्लॉय के लिए और ऑर्गेनाइजेशन दोनों के लिए, और ट्रेनिंग के क्या क्या मेथड जो फ्रिक्वेंटली यूज़ किए जाते हैं ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। अब आते हैं परफॉर्मेंस अप्रेजल पे। तो परफॉर्मेंस अप्रेजल जो है ये एम्प्लॉयज़ को हम लोगों ने सेलेक्ट कर लिया, उसको जॉब पे रख दिया, फिर ट्रेनिंग किया उनका। अब उनके परफॉर्म करने की बारी है और उनके परफॉर्मेंस के हिसाब से उनके पैसे में, उनके सैलरी में इंक्रीमेंट करना या फिर उनके ओहदे में इंक्रीमेंट करना, ये परफॉर्मेंस अप्रेजल के अंतर्गत हम लोग करते हैं। इवेलुएटिंग एन एम्प्लॉयज़ करेंट एंड पास्ट परफॉर्मेंस एज अगेंस्ट सर्टेन प्री डिटरमिन्ड स्टैंडर्ड्स। हम लोग चेक करते हैं कि ये जो एम्प्लॉय है ये परफॉर्मेंस इसका कैसा है। एक हर कंपनी ने एक स्टैंडर्ड तय किया कि एक मैनेजर का ये स्टैंडर्ड होना चाहिए। अगर देखते हैं कि वो एम्प्लॉय उस स्टैंडर्ड के आसपास है कि नहीं, उस स्टैंडर्ड से ऊपर है तो उसके चांसेस प्रमोशन के ज़्यादा बन जाते हैं, नीचे है तो उसके ट्रेनिंग के चांसेस बन जाते हैं, और अगर ये एट पार है मतलब जितना स्टैंडर्ड चाहिए और उतना ही वो काम कर पा रहा है तो फिर उसको थोड़े समय तक और उसी पोस्ट पर काम करने का मौका दिया जाता है। द एम्प्लॉय इज एक्सपेक्टेड टू नो व्हाट द स्टैंडर्ड्स। अब इसमें क्या है कि एम्प्लॉय को मालूम होना चाहिए कि स्टैंडर्ड्स क्या है, कौन सी वो पॉइंट है जिसको उन्हें अपने परफॉर्मेंस से टच करना है, अचीव करना है। द परफॉर्मेंस अप्रोजल प्रोसेस देयरफॉर विल इंक्लूड डिफाइनिंग द जॉब, उनको काम बताना, अप्रेजिंग परफॉर्मेंस, उनके परफॉर्मेंस को बढ़ाने का पूरा तरीका करना, उनका चेकअप करना, और फिर उनको अंत में प्रोवाइड फीडबैक करना कि आपने कहाँ पे आप चूक गए, कहाँ पे आपने अच्छा परफॉर्मेंस किया है और किस तरीके से आप अपना परफॉर्मेंस इम्प्रूव कर सकते हैं। प्रमोशन एंड करियर प्लानिंग। तो परफॉर्मेंस अगर उनका अच्छा है तो जैसे मैंने बोला कि अगर वो परफॉर्मेंस एवरेज या मोर देन एवरेज कर रहे हैं तो फिर उनको हम लोग
प्रमोट भी करने के चांसेस हैं उनके। एन एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय इज द एसेट फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन। एक काम करता हुआ एम्प्लॉय जो उसके साथ काम कर रहा है पिछले 4 साल 5 साल से, तो वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए कि एसेट की तरह हो जाता है, क्योंकि वो ऑर्गेनाइजेशन के इन एंड आउट बहुत सारी चीज़ों के बारे में जानता है। वो हो सकता है किसी एक फील्ड में वो थोड़ा सा इनफिशियंट हो, जिसको हम ट्रेनिंग से दूर कर सकते हैं, लेकिन वो एक एसेट है। तो एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन कभी भी ऐसे एम्प्लॉय को लूज करना नहीं चाहेगा। और पहली बात तो ये एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन का पॉइंट ऑफ व्यू हो गया। और एम्प्लॉय का पॉइंट ऑफ व्यू क्या है कि वो करियर ग्रोथ के लिए जॉब, करियर ग्रोथ भी बहुत सारे रीजन्स में से एक रीज़न है जॉब स्विच करने का। जॉब स्विच करके लोग करियर में अपने ग्रो करते हैं। तो अगर हमारे ऑर्गेनाइजेशन में ऐसी फैसिलिटी हो कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन, विद इन ऑर्गेनाइजेशन ही वो बंदा अपने परफॉर्मेंस के दम पे अपने आप को प्रमोट कर सकता है, अपने आप को इम्प्रूव कर सकता है, ग्रो कर सकता है, तो फिर ये एम्प्लॉय के लिए, एम्प्लॉय पॉइंट ऑफ व्यू से उस जॉब की, उस ऑर्गेनाइजेशन की क्वालिटी है। प्रॉपर ग्रोथ अपॉर्चुनिटी, अगर प्रॉपर ग्रोथ अपॉर्चुनिटी है तो हर एम्प्लॉय लंबे समय तक ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ा रहना चाहेगा। और मैंने बताया आपको कि एक लंबे समय से जुड़ा हुआ एम्प्लॉय एक एसेट होता है ऑर्गेनाइजेशन के लिए। मैनेजर नीड टू डिज़ाइन एक्टिविटीज़ टू सर्व एम्प्लॉयज़ लॉन्ग टर्म। और मैनेजर्स को हमेशा इन बातों पर ध्यान देना चाहिए कि किसी नए, बार बार नए एम्प्लॉयज़ को लेकर उनको ट्रेन करना, उनको नई नई चीज़ें बताना, बार बार एक ही चीज़ उनको बताना, उनसे वही काम लेना, उनको सिखाना, उनके द्वारा हुए गए लॉस को बर्दाश्त करना। इससे बेहतर है कि मेरा जो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय है उसका कुछ ऐसा प्लान बनाया जाए कि वो लंबे समय तक हमारे साथ जुड़ा रहे। उसकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं उनको हम समय समय पूरा करते रहें। They must encourage employee to grow and realize their full potential. Promotions are an integral part of people's career. तो प्रमोट करने के लिए आदमी को, जैसे मैंने बताया आपको अर्लियर स्लाइड्स में, कि धीरे काम करते करते आदमी की एफिशिएंसी उम्र बढ़ने के हिसाब से कम होती रहती है, ताकत कम होती है, लेकिन एक्सपीरियंस बढ़ता है। तो अगर उस एक्सपीरियंस का इस्तेमाल ऑर्गेनाइजेशन नहीं करता है, उसको नज़रअंदाज करता है, सिर्फ उनके एफर्ट, उनके ताकत को देखता है, उनकी एफिशिएंसी को देखता है, तो ऐसे ऑर्गेनाइजेशन में एक एम्प्लॉय लंबे समय तक रहना पसंद नहीं करेगा। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में थोड़ी सी वीडियो लंबी हो गई है। आज की वीडियो में इतना ही, और ऑलमोस्ट ये स्टाफिंग का थियोरी पार्ट का लास्ट वीडियो है। हम लोग कोशिश करेंगे, मैं कोशिश कर रहा हूँ ऑर्गेनाइज करने की कुछ केस स्टडीज़ जिन पे हम लोग एक थोरो डिस्कशन करें। तो आज की वीडियो में इतना ही। आप लोगों को अगर कोई डाउट्स हैं तो प्लीज़ लेट मी नो। And for the time being, Jai Hind and all the best. Thank you.